तो पहले भी तुम्हें देखा होगा कहीं पे, कहाँ पे से हो जा, हो गए पास, हो जाएंगे पास, लेट्स सी। पीआरसी की है, अभी पीआरसी के पेपर दिए हैं, कैफ के पेपर दिए हैं, तो इतने लेट क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक वाई? लास्ट टाइम ना सर सलमान से रखी थी, तो सर सलमान ने ऑनलाइन कर दिया तो इस वजह से भी पेपर हमने नहीं दिया था पेपर, वी कैरी फॉरवर्ड कर दी थी, तो इस वजह से टेक्स्ट स्टार्ट किया। आपका सीन कौन सारे क्वालिफाई हो जाएगा पीआरसी? रिजल्ट 3 तारीख को है ना, कैफ के दिए हुए हैं, तो इसका मतलब टेक्स्ट की पहली अटैम्प्ट है दूसरी अटैम्प्ट है? दूसरी है, पहली है, सही। हाँ भाई क्वालिफाई हो जाएगा। कितनी अटैम्प्ट हुई है पीआरसी में? यार पीआरसी में दूसरी, कैफ क्यों, अब क्यों टेक्स्ट स्टार्ट करने का लाइक माइंड में, जेन में है? अच्छा, तो अब क्यों टेक्स्ट, लाइक वाई? नो, सेकेंड अटैम्प्ट है। टेक्स्ट का पेपर ना लाइक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पेपर है, यहाँ तो ये पहली अटैम्प्ट में पास होता है, यहाँ तीसरी में होता है, ये साफ सीधी बात है। ये सेकंड अटैम्प्ट में पास होने वाला पेपर है ही नहीं। अब आप कहेंगे कैसे? बिकॉज आप जाएं ज़रा, आप जाके अपने दोस्तों यारों के स्टैट्स उठा लें, किसी से मिल लें, टेक्स्ट जिसका फर्स्ट में निकल गया तो निकल गया, सेकंड में बहुत कम लोगों का टेक्स्ट निकलता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न पता है क्या है? आपका टेक्स्ट का सिलेबस हर साल में चेंज हो जाता है, हर एक साल बाद आप टेक्स्ट का सिलेबस जो है वो चेंज करके बैठे होते हैं। डैट्स वाई जो बच्चे हैं जब फर्स्ट टाइम टेक्स्ट पढ़ते हैं सिलेबस कुछ और होता है, फेल हो जाते हैं सिलेबस कुछ और होता है, वो मोस्टली क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं कि जी हम 46 पे फेल हुए हैं, 47 पे फेल हुए हैं, 40 पे फेल हुए हैं, वो दोबारा पढ़ते हैं। जो दोबारा पढ़ना चाहिए ख़ुद पढ़ ले, कोई मसला नहीं है, बट जो चेंजेस आई हैं वो तो बंदा इनकॉर्पोरेट करे, वो नहीं कर पाते, फिर फेल हो जाते हैं। फिर थर्ड में जाकर दोबारा पढ़ते हैं, कहीं से लेक्चर लेके, पायरेटेड यूट्यूब पे पोर्टल शेयर करके, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, फिर जाके पास कर रहे होते हैं। तो ये टेक्स्ट का अलमिया सबसे बड़ा ये है इस वक्त। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी पहली अटैम्प्ट है ना तो कोशिश करें इसको पास करें, साफ सीधी बात है। अगर दूसरी अटैम्प्ट है तो अपने आप को मेंटली रेडी कर लें कि अगर आपने इस सब्जेक्ट में एफर्ट नहीं की तो आपकी तीसरी भी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब कैफ़ में अब आप लोग हैं, कितने कितने सब्जेक्ट्स कैफ़ के आपके इस अटेम्प्ट के लिए प्लान हैं, जो आपकी ऑटम 25 की अटेम्प्ट बनती है? कितने पेपर देने हैं? कौन कौन से, कौन कौन से? R1 और बी लॉ का। इसके बाद ग्रुप ए क्लियर हो जाएगा आपका, CA में रह जाएगा, बी लॉ और टैक्स, R2 ग्रुप ए इसका सारा पास है। ग्रुप ए में सिर्फ बी लॉ और टैक्स रहते हैं, तो फिर लाइक वाई? अगर आपका ग्रुप ए जो है उसका एक CA में रहता है तो ग्रुप बी पकड़ने की क्या ज़रूरत है? लाइक इतनी वर्स्ट डिसीजन मेकिंग मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखी है। कैसे, क्यों? क्या आप लोगों को नहीं पता कि इस वक्त सबसे बड़ी एम्बिग्विटी जो है जिसका किसी को नहीं पता वो नई स्कीम है? क्या नहीं पता आपको? नई स्कीम की एम्बिग्विटी सबसे बड़ी है इस वक्त। आती है, नहीं आती, आएगी तो क्या बेनिफिट्स हैं, नहीं आएगी तो क्या है, कुछ भी नहीं पता। अगर आप उसका पॉजिटिव अजम्पशन लेते हैं तो इवन हर बंदा, हर टीचर, हर कॉलेज वाले को ये तो अभी यही लगता है कि जो स्प्रिंग 2026 की अटैम्प्ट है वो नई स्कीम के मुताबिक होनी है, क्योंकि हवाएं भी यही हैं और ICAP की बाज़गश भी यही आ रही है कि भाई उन्होंने सितंबर तक जो है आपकी पुरानी स्कीम जो है नई स्कीम अप्रूव करवा देनी है। तो जब आपकी नई स्कीम अप्रूव हो गई और जब आपको इवन ऑन पेपर्स भी पता है, सिलेबस भी कम्युनिकेटेड है, उसने ट्रांजिशंस भी बता दी हुई हैं, जिसमें उसने सबको बता दिया है कि ग्रुप ए जिसका क्लियर है, पूरा क्लियर है, उसको अगला पूरा ग्रुप ए भी एग्जाम्प्ट होगा और उसको बी लॉ भी 50 वाला एग्जाम्प्ट होगा। तो आप ये 4 पेपर पास करके वो 4.5 पेपर जब आप एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं तो ग्रुप ए पे फोकस क्यों नहीं है, वाई ग्रुप बी?
नहीं, एक डिसीजन मेकिंग है। लाइक मैं अगर स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि यार मेरे अगर 2 या 3 पेपर ग्रुप ए के रहते हैं और 6 महीने बाद स्कीम चेंज हो भी सकती है, और स्कीम चेंज होने के साथ एक नया पेपर आने का नाम डाटा सिस्टम रिस्क होना है, जो किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक। साफ सीधी बात है, वो आज तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। उसका सिलेबस क्या है, बुक क्या है, किसी को नहीं पता। उसका एक्सपर्ट मार्केट में इस वक्त कोई अवेलेबल नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। और वो मुझे पता है यार कि अगर मैं आज अपना ग्रुप ए का पेपर क्लियर कर लूँ सारे के सारे, मेरा वो वाला पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो मैं तो ये रिस्क कभी ना लूँ कि मैं अपना ग्रुप ए छोड़ के ग्रुप बी का वो पेपर दूँ जिसका मुझे फ़ायदा नहीं है। फिर आपको एक और, चले आपने चूँकि R2 पकड़ी है, जो R2 का नया सिलेबस है वो कंपैरेटिवली करंट सिलेबस थोड़ा सा आसान है। कुछ स्टैंडर्ड्स जो R2 के जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो उसने उठा के वापस R1 में डाल दिए। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, IS 38 जो है निकाल दिए वहाँ से। तो CMA का सिलेबस जो है, जो इस वक्त आपका CAF 3 है, वो उसने CAF 7 कर दी है। जब वो पता भी है कि उसने सिलेबस को ग्रुप ए से उठा के जब ग्रुप बी में डाल दी है, मुश्किल भी कर दी है। तो अब क्यों नहीं पास कर रहे वो? लाइक ये किसने आपको इतना अच्छा मशवरा दिया है कि आपका ग्रुप ए का अगर CMA रहता है उसको छोड़ के आप R2 पकड़ लें? क्यों? लाइक मैं आपको अगर एक बोलते ना बिल्कुल मुखलिसाना मशवरा, बिकॉज द थिंग इज़ डैट कि मशवरा जो है ना वो भी एक अमानत होती है। अच्छा मशवरा अमानत है। आप अगर किसी को आप अच्छा मशवरा नहीं देंगे तो आप ख़यानत कर रहे हैं। द बेस्ट इस वक्त एडवाइस यही है कि आपका फोकस सिर्फ ग्रुप ए पे होना चाहिए। आपका अगर ग्रुप ए क्लियर होता है तो आपको अगर स्कीम आ जाती है जो ऑन पेपर 90% आ चुकी हुई है, अभी क्लियर हो जाएगा ईद के बाद क्या सीन है क्या सीन नहीं है, CFAP के एग्ज़ाम्स के बाद बिल्कुल आके क्लियर कर देगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपको पूरा ग्रुप ए एग्जाम्प्ट है। अगर ग्रुप ए पास होता है, आपका डाटा वाला पेपर एग्जाम्प्ट है, आपका बी लॉ पास है, तो सिर्फ आपको C देना पड़ेगा 50 नंबर का। तो माइट भी आपकी अगली अटैम्प्ट क्वालिफाइंग अटैम्प्ट हो जाए स्प्रिंग 26 की। अगर आप अभी ग्रुप ए पास करते हैं, आपको स्प्रिंग 26 में सिर्फ 3.5 पेपर देने पड़ेंगे, R2, MFA, ऑडिट और C लॉ 50 नंबर का। तो लेकिन अगर आपने अभी ऑडिट क्या कहते हैं R2 दे दिया, CMA रहने दिया, फिर आपकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट जो है वो ऑटम 2026 होगी। ये भी एक है। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सारे वेरिएबल्स, सारे फैक्टर्स, सारा कुछ जो है वो देखना होता है जब आपने अपने पेपर प्लान करने होते हैं। CA में प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे होती है। क्योंकि हमारी ओरिएंटेशन में हमने आज प्लानिंग ही डिस्कस करनी थी, बट चूँकि मैं लेट हो गया था, टाइम में मुझे कन्फ्यूजन थी, 11:15 11:30 की आती, और फिर ट्रैफिक की बहुत बुरी, लाहौर का हर रोड खोदा हुआ है उन्होंने। मतलब परसों में जिस रोड से है वो रोड बिल्कुल ठीक था, आज वो रोड सारा उखाड़ दिया उन्होंने। जो मेरा नॉर्मल रोड है वो भी सारा उखाड़ा हुआ था। तो अब मैं फिर एक और अल्टरनेटिव रोड एक्सप्लोर करके आया और वहाँ गटर का पानी था। तो मैंने कहा यार ज़िंदगी में ना, लाहौर में ना, खैर हम ट्रॉफी जीत के बैठे हुए हैं इसलिए हमारा बनता भी है फ्लेक्स करना। तो एनीवेज, तो आपका डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखना है आपने पेपर सेलेक्ट कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, कितने करने हैं, उस हिसाब से चलते हैं। रैंडम जी ये पेपर पकड़ क्यों दिल कर रहे हैं, दिल करने का फ़ायदा नहीं होता। आपने ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है। अगर ये स्कीम ना होती ना, अगर नई स्कीम के चर्चे ना होते या कि आपने कम्युनिकेट ना किया था, फिर आप R2 पकड़ लेते, CMA बाद में कर लेते। लेकिन क्यों, CMA का सिलेबस भी चेंज होना है, CMA में कुछ चीज़ें ऐड होनी है, ग्रिड की शफलिंग जो है वो होनी है। आपका ग्रुप ए से उठाकर ग्रुप बी में पेपर करना है। तो ग्रुप ए एज ऑफ नाउ जिसका भी ग्रुप ए है उसका ग्रुप ए क्लियर होना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसका टारगेट ये होना चाहिए। और जो ग्रुप ए के फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा है, अब 4 पेपर तो मैं कहूँ भाई आप ये कौन सा महीना, जून आ गया, जून में 4 पेपर पकड़ने या फेल ही होने, साफ सीधी बात है। अनलेस आप अगर मार्च से 4 पेपर पढ़ रहे थे, फिर आपके पास मार्च था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 माह आप फिर पढ़ सकते थे। अब अभी पकड़ेंगे फेल हो जाएंगे। अभी आइडियल पेपर जो है ना, जो PRC करके आया बच्चा, PRC के लिए आइडियल पेपर जो है वो 2 ही हैं, डैट इज़ टैक्स एंड बिजनेस लॉ। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार R1 पढ़ लो, मैं आपको यहाँ पे रिटर्न लिख के दे देता हूँ, जो बच्चा आज R1 पकड़ा वो फेल है। आप मेरे से स्टाफ पेपर ले आए, अभी मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ, जिसने आज R1 सेलेक्ट की ना 90% का पेपर फेल हो जाए ना, साफ सीधी बात है। क्यों? देर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड दैट थिंग। पहली बात है, जब आप R1 पकड़ेंगे, क्या कोई किसी का R1 का नया कोर्स शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है?
कहीं के भी शुरू हो रहा है नया R1 जो आज से शुरू हो PRC के बच्चों के लिए? नहीं, नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग कहाँ जाएंगे? प्री बैच के लेक्चर्स में जाएंगे या जाएंगे पोस्ट बैच लेक्चर्स में, जहाँ पे तकरीबन 30 से 35 लेक्चर्स तो हो गए होंगे। अब वो कवर करेंगे कि आगे चलेंगे? वो कवर करेंगे। तो वो कवर करते करते आपका अगस्त आ जाना है। आपका सिलेबस ही कवर कब होना है? जाके अगस्त के एंड के ऊपर होना है। तो कहाँ पेपर पास करेंगे? नहीं होना। R1 एक वो पेपर है, आप लोग अकाउंटिंग जो है वो पढ़ के आए हैं, बट वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं है कि जी आपने बैठ जाना है और आपने बस MCQs लगाने हैं। भाई 10 MCQs आने हैं, 10 नंबर के आने हैं, 15 नंबर के आने हैं, आपसे वो भी नहीं होने। ये PRC वाले MCQs भी प्रॉपर बड़ा पेपर है कैफ का। अगर आप कह रहे हैं कि मैं वैसे ही हवा में तीर चला रहा हूँ, ये आपके स्टैट्स हैं स्प्रिंग 2025 के ICAP के ऑफिशियल रिजल्ट। R1 में 9375 बच्चा अपेयर हुए, पास कितने हुए? 2818। टेक्स्ट में 7236 बच्चे पे अपेयर हुए हैं, पास कितने हुए? 2485। बेड़ा गलत है दोनों में। कॉस्ट में 7845 बच्चे अपेयर हुए, 2693 पास हुए। बिजनेस लॉ में 5660 बच्चे अपेयर हुए, 2270 बच्चे अपेयर हुए हैं। जहां R1 में 2818 बच्चे पास हुए हैं 9375 में से, वहीं R2 में 4890 में से 2100 बच्चा पास है। अराउंड 45% रिजल्ट है R2 का। आप देखेंगे MFA का रिजल्ट 2492 है, कंपनी लॉ का रिजल्ट 2565 है, ऑडिट का रिजल्ट 2133 है। तो अगर आप गौर करें ना, तो ग्रुप बी का जो रिजल्ट है बड़ा अच्छा है। ग्रुप बी का रिजल्ट 40% में है, R2 जो है 45% के करीब है, ऑडिट आपका अराउंड 38% पे है, कंपनी लॉ आपका 38 पे आ रहा है। तो ग्रुप बी का रिजल्ट बड़ा मजे का आता है, और ग्रुप ए का रिजल्ट में सिर्फ ये अच्छा आता है, बिजनेस लॉ। बाकी ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से ये जो है हिस्टोरिकली हमारा सबसे वर्स्ट जा रहा होता है। तो PRC के बच्चों को ना लालच होती है कि जी हम पेपर पकड़ लेंगे या पेपर पास कर लेंगे। देखें, इस साइड पे कहानी कुछ और है, इस साइड पे कहानी कुछ और है। यहाँ पे एक बंदा जो खड़ा होगा उसके मल्टीपल जो हैं ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तो है भाई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा भी R1 होता, मैं कहता जी R1 पढ़ो बैठ के, बट वो ऑब्जेक्टिव तो कमर्शियल हो सकता है, बट वो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता। बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ R1, मैं प्री में ही पढ़ा रहा हूँ, मैं पोस्ट में ही पढ़ा रहा हूँ। वो R1 का सब्जेक्ट जो ICAP के रिजल्ट के बाद शुरू हुआ, कब शुरू था हमारा पोस्ट बैच? 12 मई को। उसका सिलेबस जाके 10 अगस्त को कंप्लीट होने। तो मैं अगर अभी R1 रिकमेंड, और वो पोस्ट में बच्चे सारे वो पढ़ते हैं R1 जो फेल होके बैठे होते हैं, तो आप लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे कैसे कर पाएंगे? ये मुश्किल सब्जेक्ट है R1। तो इसलिए आपने वो सब्जेक्ट पकड़ने हैं जो आपके लिए पास हो सकते हैं। बिकॉज अब जो आप लोग जिस स्टेज पे आए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल स्टेज। यहाँ पे ही बच्चे जो है उनका मेक एंड ब्रेक का फेज शुरू हो जाता है। आप लोग PRC से उठे हैं, आप लोग कैफ में आए हैं, ये आपकी पहली अटैम्प्ट है। अगर आपकी पहली अटैम्प्ट में आपका पेपर पास हो जाए ना, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे होता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर इसी अटैम्प्ट में आपका पेपर फेल हो जाए ना, आप फिर जो है क्या होते हैं, पक्के पक्के डीमोटिवेटेड होकर फील कर रहे होते हैं। बिकॉज इससे पहले कभी भी आपने अपनी लाइफ में फेलियर फेस नहीं किया। ऐसे ही है, कभी मैट्रिक में फेल हुए, कभी ये शक्लें बैठी हुई हैं। 90% नंबर मैट्रिक में, 90% नंबर FSC में, 1000 नंबर ऐसे लेके फ्लेक्स कर रहे होते थे। अब बेचारों के 50 नंबर नहीं आते। तो ये क्या हुआ है, क्या हो गया ऐसा कि यही आज आप लोग हैं, आप ही हैं ना? कितने नंबर से मैट्रिक में आपके? ये देखें 1054 नंबर कहने को, अब 46 नंबर आ रहे होते हैं। ऐसे ही है ना? अब वो बच्चा जिसके 1100 में से 1054 नंबर हैं, अब वो बच्चा रोज़ दुआएं कर रहा है, या अल्लाह पाक बस एक बड़ी ज़िंदगी में इस सब्जेक्ट में 50 नंबर आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही है। तो क्या हुआ ये? क्या आप लोग डाउनग्रेड हो गए? क्या आप लोग डिग्रेड हो गए? नहीं, आप ही हैं। वही दिमाग है, वही एफर्ट है, वही इंसान है। तो फिर क्या हुआ? लाइक कैसे, क्यों? इंटरव्यू कितने नंबर से?
ये ले 1000 नंबर इंटरमीडिएट में, अब किसकी है एफर्ट 50 नंबर की। तो ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग कभी भी लाइफ में फेल नहीं हुए, कभी भी लाइफ में फेल नहीं हुए ना, क्या इसी में फेल हो चुके यहाँ के? कैसा हुआ? नहीं वो पीआरसी तो खैर है, कैफ में नहीं हुए, हुए कैफ में फेल? आर1 का पेपर लास्ट में 48 पे था। कैसा फील हुआ था? कैसा कभी फेल हुए? कैसा फील हुआ था? मेरी याद है मेरी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट थी, मैंने अपने आखिरी पेपर दिए हुए थे कैफ के, मैं बड़ा खुश था बिकॉज मैं कभी फेल नहीं हुआ था, हवाओं में था, और मैंने बाकायदा एक फॉर्म में आर्टिकलशिप शुरू कर दी थी। दोस्त था, उसकी फॉर्म थी, उसने कहा अभी रिजल्ट अभी पेपर दे के आए, आ जाओ मेरे पास। उसने कहा मेरे पास बड़े रेफरेंस हैं, तुम उस पर हाथ रखना, वहाँ भी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बिकॉज वो एक बिग फोर में से एक बड़ी फर्म का वो अभी मैनेजर था, वहाँ से उसने फिर रिज़ाइन करके अपनी फर्म बना ली फैसल डाउन में। तो मैं पेपर दे के आया, उसके पास में काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश था, भाई मेरे रेफरेंसेस लग रहे हैं, मैं ये और वो, मैं कंफर्म पास था, जिसका कहते हैं ना कंफर्म पास, बिकॉज ऑडिट का पेपर मैंने पूरा किया था। पूरे का मतलब है लिटरली पूरा पेपर मैं ऑडिट का करके आया था। और मैंने कहा था, और मैं बकायदा जब आया था ना, तो मुझे आज भी याद है आतिफ साहब का ना एक पुराना वेंचर था, वो वहाँ पे बेसमेंट में बैठे हुए थे, तो शाम को उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैं कहा सर ये मेरा पेपर है, मैंने यही ऐसे किया है, तो मुझे लग रहा है मेरा पक्का इसमें गोल्ड मेडल आ जाएगा। बाकायदा मुझे आज भी याद है कि सर मैंने ये किया है, तो मुझे लग रहा है मेरा ऑडिट में गोल्ड मेडल पक्का है। सर ने कहा इसको कैसे अटैम्प्ट किया? मैं कहा मैंने ये इसमें किया था। सर को शायद याद हो या ना हो, मुझे याद है। मैं कहा इसको मैंने ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, ये केस था, इसमें ये रिस्क थे, सारा कुछ बता के आया। कहते वाह भाई वाह, इसका लड़का जो है वो तो वाकई पढ़ने वाला होगा, गोल्ड मेडल इसका आ सकता है। मैं बड़ा खुश, घर वालों को, हर दोस्त को, भाई तेरे बजाय गोल्ड मेडल आ रहा है, ये और वो। रिज़ल्ट आया ना 48 नंबर मेरे उसमें, वो मेरा ज़िंदगी का पहला फेलियर था। और जब मैंने रिज़ल्ट देखा मैंने मोबाइल नीचे रख दिया। अगले 10 मिनट में मुझे 102 बुखार, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और शाम तक मैं जनरल हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, एमरजेंसी के अंदर, जो ड्रिप लगी हुई थी बाकायदा, समझ नहीं हुआ क्या मेरे साथ, बिकॉज डैट वॉज द फर्स्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ। कि एक पेपर दिया जिसके लिए मैंने प्रॉपर कोई 40 मिनट फ्लेक्स किया कि भाई मेरा इसमें गोल्ड मेडल है, टॉपर हूँ मैं हर एक को डिस्कस कर रहा था। मेरा उसमें क्या हुआ, उड़ गया। और वो दोस्त जिसको मैं पढ़ाता था वो क्वालिफाई कर गया। तो ये ज़िंदगी में होता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम फेलियर देखते हैं ना सीए में आके, तो आप बड़ा बुरा हिलते हैं। और चले वो तो चूँकि कैफ की आखिरी स्टेज थी, ठीक है, पेपर पास थे, मैं एक फॉर्म में जो है लगा हुआ था, रेफरेंस से काम शाम कर रहा था, अर्निंग भी थोड़ी बहुत शुरू मेरी हो गई तो मल्टीपल कामों से इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने ओवरकम कर लिया। बट आप लोग पीआरसी से आते हैं उठ के, आप लोगों के लिए ये स्टेज में पेपर पास करना, पेपर फेल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अर्ली अटैम्प्ट है ना कैफ की, इसमें पेपर फेल हो जाए, इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, आप उसको ओवरकम भी नहीं कर पाते। आपका कोई पेपर फेल हो जाएगा ना, अब आपका डर रहेगा कि दोबारा मेरा पेपर फेल तो नहीं हुआ था वो वाला, आप उसको ओवरकम ही नहीं कर पाते। तो ये अटैम्प्ट में, पहली अटैम्प्ट में पेपर पास करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर ये आपको होना चाहिए, ये नहीं कि पहली अटैम्प्ट में 4 पेपर देके 4 ही निकाल दो, भाई 2 पेपर दो, सुथरे पेपर दो, सुथरे पेपर निकालो। अब ज़रा हम ब्रेक करते हैं चीज़ों को कि आपके पास चूँकि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, कितने पेपर देने हैं? ओ खुदा दा वास्ता, साड़ी जान छड़ यार। फिर भी 4 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस मौसम में, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गर्मी इतनी होती है। मैं भी कहता था मेरा भी गोल्ड मेडल आएगा, आया नहीं था। एनीवेज, कितने आपके? 3 थे। कितने पेपर देने? 3। चलें, आप सारे फुल टाइम स्टूडेंट हैं, मतलब वेले नल्ले बेरोज़गार हैं, ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, सुबह टाइम वेस्ट करने का। देखें, आप लोगों ने यहाँ तो अभी चले पीआरसी के पेपर दे के आए हैं, जिन्होंने कैफे वाले पेपर दिए हैं, अब अपने बिल्कुल पीआरसी के एग्ज़ाम से पहले वाला आखिरी वीक की रूटीन, और जिन्होंने कैफ के पेपर दिए हैं, अपने फेब के मंथ की रूटीन याद है आप लोगों को?
कितने कितने घंटे पढ़ते थे, याद है? किताबी कीड़े बन गए हुए थे, 5-5 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, सर दर्द हो रहा है और अपने ऊपर तशद्दुद कर रहे होते थे। फिर भी रिजल्ट क्या हुआ है आपके सामने होता है। द थिंग इज दैट कि अगर एक बच्चा फुल टाइम स्टूडेंट है, और फुल टाइम स्टूडेंट का मतलब है कि वो बिल्कुल विल है, उसका सिर्फ घर वाले एक कहते हैं भाई तुम्हारा एक ही काम है, वो क्या है? पढ़ना। उस बंदे के लिए 3 पेपर्स पिक करके पास करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत डूएबल और बहुत इजी अप्रोच है। हम आते हैं ज़रा टाइम एलोकेशन के ऊपर, हम कंपेयर करते हैं कि क्यों ये डूएबल है, क्यों इजी है। हम अभी सब्जेक्ट्स अगर रैंडमली आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं? कौन से 3 सब्जेक्ट हैं आपके? चलें हम करते हैं, एक R1, दूसरा टैक्स, बी लॉ। अमूमन यही होंगे, या R1 को R2 से रिप्लेस कर लें या कॉस्ट से रिप्लेस कर लें। एक अकाउंटिंग है, एक लॉ, एक टैक्स है। पहले हम ज़रा आते हैं इनके क्लास टाइम के ऊपर कि इनका क्लास टाइम कितना बनता है। चलिए टैक्स की बात करें, 1.25 घंटे की है, 1.25 घंटे की है ना, अगर हो गई 1.25 घंटे की देख लेते हैं। R1 कितने घंटे की होती है? 2 घंटे की, 1.5 की। हम इसका एवरेज लगाते हैं, वो 2 घंटे में बातें भी तो होती हैं 15-20 मिनट की, वो निकाल देते हैं, आना बैठना लिखना लिखाना, हम इसको 1.5 घंटा लगाते हैं। हम इफ़ेक्टिव लगाते हैं ना, आना जाना बैठना बातें करना। और बिलो 1 घंटे की होती है, 1 घंटे की है। तो आप ज़रा इन 3 सब्जेक्ट्स का बताएं क्लास ड्यूरेशन कितनी बनती है? 1 2 3 3.5 कितने घंटे बने? 4 नहीं 4, हाँ चल ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये 4 घंटे की क्लासेस बनती हैं 3 सब्जेक्ट की। R2 भी आप कितनी ही होती होगी, CM में पढ़ रहे हैं तो वो भी इतने ही घंटे की होती होगी। अब सिर्फ क्लासेस लेने से पास होते हो ना तो पूरी आवाम पास हो जाएगी। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या होता है आपको इसके साथ फिर सेल्फ स्टडी भी करनी है, रोज़ का काम रोज़ करना है। चलिए मैं आपको टेक्स्ट की बात बताता हूँ। टेक्स्ट की क्लास 1 घंटे 15 मिनट की है ना, जितना पढ़ाया है सिर्फ आपने उतना ही काम रोज़ का रोज़ करना है। तो अगर आप इसको सेल्फ स्टडी करने में बैठते भी हैं और एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है जो इतना लायक नहीं है, जिसके कोई 800 नंबर थे, बस वो मेहनती रोज़ का काम रोज़ करने वाला है, अगर 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है तो उसको उस क्लास को रिवाइज़ करने में 1 घंटे 15 मिनट ही चाहिए। दैट्स इट। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अबव ले जाता हूँ, हम बिल्कुल ले जाते हैं एवरेज स्टूडेंट के ऊपर 1.5 घंटा, ठीक है? क्या लॉ अगर 1 घंटे का है, आपको लॉ को याद करने में जितना पढ़ा है 1 घंटा ही चाहिए। उसमें कौन सा आपने रॉकेट साइंस लगानी होती है, 1 घंटा ये कर लें। और R1 की प्रैक्टिस के जो सवाल मिलेंगे, चले आप उसको, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप उसको 2 घंटे कर लें, जो आपने खुद प्रैक्टिस करने होते हैं। आपको सेल्फ स्टडी पे कितने लगे घंटे? 2 1 3 4 4.5 घंटे। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपके पास दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। क्लासेस प्लस डेली स्टडीज़ जो हैं वो आपकी अराउंड 8 घंटे की लगती हैं। चले मैं इसको फिर भी अपर एवरेज पे ले जाता हूँ, मैं 9 घंटे कर लेता हूँ। आपके पास स्टिल कितने आवर्स बचेंगे? 15 घंटे आपके पास रोज़ के दिन में है जो आपकी डेली लाइफ के लिए है, जिसमें खाना पीना सोना, सोशलाइजिंग, फेसबुक, रील्स, टिकटॉक, जो दिल में आता है करें। उसके लिए आपके पास दिन में 15 घंटे हैं। भाई बहुत होते हैं। गर्मियों में तो नींद भी नहीं आती इंसान को, सर्दियों में आती है कि जी आप 10 घंटे सो गए हैं, 20 घंटे सो गए हैं, यहाँ तो 5 घंटे हो तो लाइट चली जाती है वापडा की, फिर आप उठ जाते हैं। तो ये है आपके पास जो आपको डे 1 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सॉर्ट करना पड़ेगा। देखिए आपने पेपर पास करने हैं, आपका पेपर पास होगा बेनिफिट आपको है, आपका पेपर फेल होगा बेनिफिट हमें है। मैं साफ ही बात करता हूँ। देखिए पेपर पास होगा, आप अगले पेपर में मूव करेंगे, कैफ क्वालिफाई कर जाएंगे, हमें कैसे। पेपर फेल होगा, फिर आएंगे, फिर पढ़ेंगे, पैसे आते जाएंगे। तो हमारे लिए तो बेनिफिट है किसमें? पेपर फेल होने में। बट हम चाहते हैं कि भाई हम आपको अगले सब्जेक्ट में पढ़ाएं, हम आपको CFAP में मिलें, ना कि हम दोबारा कैफ में आपको मिल रहे हो। तो दिस इज़ द थिंग, आपको अपने साथ सॉर्ट करना पड़ेगा कि आपने पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है। हम क्या करते हैं, ये है काम रोज़ का रोज़ करने का, हम ये नहीं करते।
हमने बस क्लास लेनी है, जाना है, बैग को फेंकना है, सुबह वहीं से बैग पकड़ना है, कॉलेज में आ जाना है। हमें पता ही नहीं है हमने कल क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। जब हम रोज़ का काम रोज़ नहीं करते, हमारा क्या होता है, काम पाइलअप होता रहता है। लेक्चर्स लिए होते हैं, याद नहीं किया होता, तैयार नहीं किया होता, प्रैक्टिस नहीं की होती। तो ऐसे करते करते कौन सा महीना आ जाता है, अगस्त का महीना आ जाता है। फिर जब अगस्त के महीने में रजिस्टर खुलता है ना, फिर आप लोगों को कहते हैं भाई अब गया। फिर आपने किया क्या होता है, पेपर आपने 4 पकड़े होते हैं, ठीक है, लेक्चर्स आपने 3 के लिए होते हैं, ठीक है, तैयारी थोड़ी बहुत 2 की होती है आपकी, और आई कैप में दे के 1 आते हैं, उसमें भी नंबर आपको 40 आ जाते हैं। ये होता है आपके साथ आई कैप में, ये फैक्ट है, ये कोई कहानी नहीं बता रहा। ये हर रिजल्ट के ऊपर ना बच्चे आ जाते हैं कि सर बताएं ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है, अब बताएं मैं क्या करूँ। इस दफ़ा एक बच्चा आया R1 के ऊपर कि जी मेरा दिल कर रहा है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। मैं कहा अच्छा। कहता मुझे एक बात बताएं। मैं कहा क्या? अगर मैं कॉलेज से बाहर निकलूँ और मैं रोड पे खड़ा हो जाऊँ, ट्रक लगेगा तो मैं मर जाऊँगा ना? मैंने कहा शायद। क्या दर्द होगी? मैंने कहा होगी। कहता नहीं फिर नहीं, कैंसिल। मुझे कोई ऐसी बताएं मौत जिसमें दर्द ना हो। मैं कहा क्यों? अच्छा, मैंने कहा अच्छा बताओ मरना क्यों चाहते हो? कहते सर मेरी 6 अटैम्प्ट हो गई हैं, मेरा R1 पास नहीं हो रहा, इसलिए आई वांट कि मैं दुनिया छोड़ दूँ। मैं कहा चलो ठीक है, पहले हम डिस्कस करते ना पास क्यों नहीं हो रहा, तुम वापस दुनिया छोड़ना। कहता ठीक है आ जाए। कहता जी मैंने बड़ा पढ़ा R1, मैंने बहुत तैयार किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। तो प्रॉपर उसने रो रहा, वो कहता रो रहा बैठ के ऊपर। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा चलो ठीक है, अभी ना झूठ तो नहीं बोलोगे? कहता नहीं मैं बिल्कुल सच बोलूँगा। चैप्टर्स कितने हैं? कहता जी 11 चैप्टर्स है। मैंने कहा कसम खाओ अल्लाह की, कौन से चैप्टर नहीं आते? तो सर मुझे NPO नहीं आता, खुद ही मुँह से मान गया। मुझे एरर्स नहीं आता, मुझे करेक्शन ऑफ एरर्स भी नहीं आता था, ठीक है, IS8 सॉरी, मुझे ये भी नहीं आता, और मुझे कैश फ्लो में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा अच्छा। कहता ये तो मुझे 4 आते नहीं है। मैं कहा ओके। कहता अच्छा एक और चैप्टर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो मैंने देखी, वो मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो भाईजान उसके 11 चैप्टर्स में से उसको ये 5 चैप्टर तो आज तक आते ही नहीं है। अटैम्प्ट कितनी हो गई हैं? 6, 3 साल। और वो अजम्पशन ले रहा है कि उसको पास कर दे। वो कर क्या रहा है, जो उसको चैप्टर आते हैं, वो जो 5 चैप्टर हैं 6 चैप्टर हैं वो वही तैयार करता है, वही जाके दे आता है। और जो इनमें से आता है एरिया, वो उसमें क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। तो द थिंग इज़ दैट कि बच्चा जो है फिर अल्टीमेटली ये करता है, जब उसके रूट कॉज पे गए, बात की कि भाई तुम्हारी इतनी अटैम्प्ट लगी कैसे है, तुम्हारा सिलेबस क्यों नहीं कवर हुआ, ये और वो वैसे, फिर ये जाके लगा पता कि जब उसने फर्स्ट टाइम R1 पढ़ी थी, उसके चूँकि लेक्चर्स पेंडिंग थे, वो लेक्चर नहीं ले पाया था, तो उसने टॉपिक छोड़ दिए थे। उसने आखिरी महीने में यही आपका NCF जो है बड़ा प्रैक्टिस किया, इक्विटी और ये प्रैक्टिस किया, ये उसने किए ही नहीं थे। इसको तब भी समझ नहीं आई थी, फेल हो गया। और उसने फिर जब दोबारा पढ़ा तो उसने नहीं पढ़ा, उसने फिर जाके आखिरी महीने पढ़ा दोबारा भी, और ये चैप्टर तो फिर नहीं आते थे। उसने फिर वही चैप्टर कौन से किए जिसको आते थे, और वही वो करता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। मैंने कहा भाई अब तो तुम्हारी खुदकुशी नहीं बनती, तुम्हें फांसी लगती चाहिए, बिकॉज तुम्हें 6 अटैम्प्टें हो गई हैं और तुम्हें जो 4 चैप्टर नहीं आते, तुम उनके साथ ही क्या कर रहे हो, जाके पेपर दे रहे हो। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब उसने फर्स्ट टाइम पढ़ा था उसका सिलेबस कवर नहीं था, और उसने पढ़ा भी कब था, आखिरी महीने में। जो उस चैप्टर छोड़ दिए थे वो उसके आज भी छूटे हुए थे, और उसको वो नहीं आते थे। तो वो क्यों जी? वो रेगुलर नहीं था। तो भाई ये चीज़ चाहिए आपको। मैंने आपके सामने ब्रेकडाउन कर दिया। आपके 3 पेपर हैं, अगर 4 पेपर हैं तो इसमें 2 घंटे और ऐड कर लो, 10 घंटे हो जाएंगे। ये है आपका की टू सक्सेस, द सिंपल की टू सक्सेस। 2 पेपर हैं, आप देख लें आपके पास 2 पेपर कौन से हैं। अगर टैक्स और बी लॉ है तो ये बनेगा तकरीबन 1, 2, 3, 4, 6, 5 घंटे बन जाएंगे रोज़ के। आप अगर 2 पेपर दे रहे हो तो आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए आपको दिन में 5 घंटे चाहिए विद क्लासेस, और आपके पास 19 घंटे हैं। भाई 19 घंटे में तुम क्या कर लोगे? दुनिया फतह कर सकते हो। हमने 5 मिनट में इंडिया को रगड़ दिया पकड़ के 10 मई को, तो तुम्हारे पास 19 घंटे हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मैं आई एम नॉट द एडवोकेट ऑफ डैट थिंग CA में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता, नहीं पढ़ना होता भाई, साफ सीधी बात है। हम भी यहाँ से होकर निकले हैं, वो जो 5-5 घंटे पढ़ते हैं फेल होते हैं, साफ सीधी बात है। आप लोग वही बैठे होते हो।
पढ़ना होता है रोज़ का। एक ह्यूमन की ब्रेन की कैपेसिटी है, आपका ब्रेन एक मसल है, आपका ब्रेन एक मसल है। आप कभी जाके साइंटिफिकली चैट जीपीटी है ना, उसमें उर्दू में लिख के पूछ लो कि जी हमें कितना पढ़ना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को याद रख लें, वो प्रॉपर आपको साइंटिफिक रीजनिंग दे देगा कि भाई ये कि मस्कुलर मूवमेंट है, आपके न्यूरॉन्स हैं, उसने कब एब्जॉर्ब करना है, कितना उसने इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस करना है, कितने उसको रेस्ट चाहिए। साइंटिफिकली वो कहता है कि आपको एक वीक में सिर्फ 5 घंटे पढ़ना चाहिए तो आपके पास वो चीज़ रिटेन रहती है। एक वीक में कहते हैं 7 दिन में, और हम एक दिन में कितने घंटे पढ़े होते हैं उस सब्जेक्ट को, 5 घंटे पढ़ रहे होते हैं, तो क्या याद रहेगा। हम सिर्फ क्रैम करते हैं, हम रट्टे मारते हैं, अल्टीमेटली क्या हो जाता है वो हमें भूल जाता है पेपर में जाके। तो यही चीज़ है, आप रोज़ का रोज़ पढ़ें, जितनी क्लासेस हुई हैं सिर्फ उतना पढ़ें। भाई अगर क्लासेस 5 डेज इन अ वीक हैं तो 5 डेज इन अ वीक ही पढ़ लें, अगर क्लासेस 6 डेज इन अ वीक है तो 6 डेज पढ़ें। संडे को किताब को पकड़ना भी हराम है। संडे को किताब इज़ ना महरम फॉर यू, वो कहते हैं ना किताब जात काफर दी मुसलमान वास्ते हराम, पढ़ने वाले काफर थे मुनकर। संडे को अपने ऊपर ये वाजिब कर लें कि संडे को बुक को हाथ नहीं लगाना। आप 6 डेज इन अ वीक पढ़ें, आप 5 डेज इन अ वीक पढ़ें, लेकिन पढ़ें रोज़। आप अपना वीकेंड्स इंजॉय करें, आपके भाई पेपर पास होंगे, पेपर पास होगा, क्वालिफाई होगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए। अब अगर डेडिकेशन साथ चलेंगे तो आपका पेपर जो है वो पास होगा, अगर नहीं तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप सफ़र कर रहे होंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा सॉर्ट कर लें, प्रायोरिटाइजेशन कर लें कि आज का रोज़ का 1 घंटा आपके लिए मुश्किल है कि अगस्त के जाके 5 घंटे मुश्किल है, ये आपने फैसला करना है। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, रोज़ का रोज़ कि अगस्त के 5 घंटे पर सब्जेक्ट। अभी मेरे ख्याल से आपका डेली के 4 घंटे बनते हैं सारे सब्जेक्ट के, अगस्त में वो पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका 5 घंटे बन जाएंगे। डैट इज़ टोटली योर कॉल्स। और ये आई कैप के स्टैट्स हैं वैसे पिछली 4 अटैम्प्ट के पेपर्स वाइज, कि जिन बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया था ऑटम 23 में, वो कितने से 1761 बच्चे थे। स्प्रिंग 24 में 1734 हुए, ऑटम 24 में 1878 हुए, और स्प्रिंग 25 में कितने हो गए, 2155। तो विद एवरी अटैम्प्ट कैफ क्वालिफाई बढ़ रहे हैं आपके सामने। फिर जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए हैं, ऑटम 23 में 117 थे, फिर 154, फिर 218, आप कितने बच्चे हैं, 245 बच्चों के पास हुए। फिर 3 पेपर वाले 1277, 1631, 1697, और कितने हैं 1507। और जिनके 2 पेपर पास हुए हैं वो 2800 थे और 2900, ये 3000 के करीब थे, ये भी 250 थे, और अब कितने हैं 2700 बच्चे हैं। तो आपके सामने ये स्टैट्स भी मौजूद हैं आई कैप के, विच शोज़ के भाई आपका पिछले 4 अटैम्प्ट का रिज़ल्ट क्या है, ट्रेंड क्या है, रेशोज़ क्या हैं जो हम लेके चल रहे होते हैं। अगर हम टैक्स की बात करें ना, तो मैं आपको टैक्स की अगर बात करूं तो ये कुछ आपके टैक्स के और R1 के स्टैट्स हैं जो कि एक साथ ही आ रहे हैं, हम देख लेते हैं। स्प्रिंग 2022 से लेके स्प्रिंग 25 तक के लिए रेलेवेंट है, बिकॉज उससे पहले टैक्स जो है वो कैफ 6 होता था, अब कैफ 2 हो गया। स्कीम हमारी चेंज स्प्रिंग 22 में हुई थी। तो अगर देखें R1 के तो माशाल्लाह से 23%, 25, 22, 27, 28, 28, 30, एवरेज रिजल्ट 24-25% आता है R1 का। मतलब 100 में से 25 बच्चे पास होंगे, 75 बच्चे जो है फेल होंगे। R1 टैक्स का देखें 31, 38, 29, 43, 35, 33, 34, ये टैक्स का रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है। एवरेज देखें टैक्स का रिज़ल्ट और अराउंड 35% है। बट हिस्टोरिकली ग्रुप ए के जो 2 सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग पेपर है ना, वो R1 और टैक्स ही है। CMA का रिज़ल्ट इससे बहुत अच्छा आता है, BLO का रिज़ल्ट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये 2 जो हैं ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से वर्स्ट परफॉर्मिंग, जो कैफ 1 और कैफ 2 ये नीचे से होते हैं, टॉप करते हैं। सबसे नीचे कौन होता है, कैफ 1, उसके ऊपर कौन होता है, कैफ 2। तो ये है आपके रिज़ल्ट के स्टैट्स। देखिए मैं चूँकि अभी हम टैक्सी क्लास हैं इसलिए मैं इसकी वजह से मना कर रहा था कि अगर आप फर्स्ट टाइम R1 पढ़ने लगे हैं, PRC से होके आए हैं, डोंट टेक अ रिस्क। ये देख लें आपके पास ये है R1 के रिज़ल्ट के स्टैट, ये उन बच्चों के हैं जो 6 माह पढ़ के उड़े हुए हैं। और आप लोग क्या करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त में R1 पढ़ के पास करेंगे। इम्पॉसिबल तो नहीं, बहुत मुश्किल होगा। और बिकॉज सेशन भी वो वाला है, इसमें अभी आपकी अगले वीक से छुट्टियां हो जानी है ईद की, उसके एग्जैक्ट 1 महीने बाद मुहर्रम की छुट्टियां आ जानी है,
फिर बीच में बारिशें ऑन एंड ऑफ भी होगा। तो आपके अभी मतलब हम आज से काउंट करते हैं आपके कोई 15 के करीब तो क्लासेस नहीं हो पानी, इतना ये शॉर्ट सेशन जो है वो आपका प्लान होना है। तो इसमें इसका रिस्क ना लीजिएगा, ये पेपर पंगे वाला है, इसको सुकून से आप करें आगे जाके स्प्रिंग 26 के लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं ना उनको इस पेपर की डिफ़िकल्टीज़, पेपर का वॉल्यूम, पेपर की इंटेंसिटी सबका इल्म है, उनको पता है भाई कितना लंबा पेपर है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। अभी सिर्फ जो पीआरसी करके आए हैं उनके लिए जो है वो दो पेपर जो हैं वही आपने करने हैं, डैट इज़ बी लॉ एंड डैट इज़ टैक्स। ये दो पेपर जो है वो आपने अपने माइंड में रखने हैं, उनको भी रोक के रखो। अब अगर हम बात करें टैक्स की, ये पेपर डूएबल है और बी लॉ जो है ये भी डूएबल पेपर है। और बी लॉ आपको करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर स्कीम चेंज होती है और आपका लॉ मर्ज हो जाता है तो आपका 50 वाला लॉ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आप बस 50 वाला सी लॉ देंगे, अगर उस 50 में से 25 नंबर आपके आगे, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा और वो पेपर भी 1.5 घंटे का आपका होगा, तो वो आपको एक बेनिफिट जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें चूँकि टैक्स की, टैक्स का पेपर हमारा इस वक्त मेन कंसर्न है, इसको पास करना कंपैरेटिवली जो है हमारे लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू R1 अगर आप टैक्स को ऑप्ट करते हैं। टैक्स का सिलेबस जो है ना हमारा बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इसको हमने ICAP ने 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने वो 3 ग्रिड्स जो हैं उनको देखना है और उसी में से हमने मार्क्स निकालने हैं। आपके पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको? 50 मार्क्स चाहिए। अगर आप अपने सिलेबस के ग्रिड की बात करें, एक आपका ग्रिड ए है ऑफिशियल ग्रिड ए, एक आपका आता है ग्रिड बी और एक आपका आता है ग्रिड सी। ये आपके ICAP के स्टडी टेक्स्ट के फर्स्ट 3 चैप्टर्स बनते हैं, बट हमारी बुक के लास्ट हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है डैट इज़ इनकम टैक्स और यहाँ पे आपका आता है डैट इज़ सेल्स टैक्स। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ICAP का सिलेबस है ना उसने पूरा पूछना है। आप सिलेक्टिव स्टडी कभी भी नहीं कर सकते। आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा हर रोज़ या हर महीने अपनी जेब से अगली अटैम्प्ट के पैसे साइड पे कर लीजिएगा। सिलेक्टिव स्टडी से पेपर पास नहीं होता, वो तुक्का लगता है या मुआवजा होता है। मुआवजा हमारे यहाँ होते हैं, जितने हमारे करतूतर गुनाहगार लोग हैं, तुक्का लगता नहीं हमारा, तुक्के लगते तो आप यहाँ पे ना होते। तो अगर आप देखें ग्रेड ए की ऑफिशियल वेटेज जो है ना वो 5 से 10 नंबर की है। ग्रेड सी की ऑफिशियल वेटेज 20 से 30 नंबर ही है। इसकी वेटेज जो है वो 60 से 70 मार्क्स की है। ये ICAP ने वेटेज दी है कि मैं इतना टेस्ट करूँगा, लेकिन एवरेज आता कितने मार्क्स का है? इसमें से 8 नंबर का आता है, इसमें से 28 नंबर का आता है और इसमें से तकरीबन 60 से 65 नंबर का सवाल जो है ICAP पूछ रहा होता है। ये उसका क्लियर है, आप कोई भी पेपर निकाल लें उसने ये ही चीज़ रखी हुई है। आप लोग PRC पढ़ के आए, सब ने PRC की होती है। आप PRC में चैप्टर पढ़ के आए होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी, I2B में भी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आप लोगों ने पढ़े होते हैं कि नहीं पढ़े होते? वो जो आपने वहाँ पे MCQs के लिए याद किया होता है, बेसिकली वही उस तरह के चैप्टर्स जो है वो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपके जनरल नॉलेज बेस होते हैं। वही डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या है, टैक्स को डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर ये है सेल्स टैक्स, जिसमें से 28 नंबर का पेपर आना ही आना है आपको। इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें एक आपको न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आपको आएगा 16 मार्क्स का, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, और आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आएंगे कितने, 12 नंबर का आएगा, ये कंफर्म है। ये आपका लास्ट सवाल होता है पेपर का, हमेशा लास्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, पार्ट ए और पार्ट बी में होता है, 8 नंबर का होता है। ये आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन होता है और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो होता है। फिर इस इनकम टैक्स में से ना एक चैप्टर आता है हमारा जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस कहते हैं। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना, बेसिकली इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से हमें 20 नंबर जो हैं वो कंफर्म आते हैं।
100% जो है वो आपको इसमें से आएगा ही आएगा। भाई पूरा सिलेबस एक तरफ और ये 3 एरियाज जो हैं एक तरफ बनते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, लॉसेस, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, फॉरेन इनकम, एग्जाम्पशन, सारा कुछ एक तरफ, और ये सेल्स टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और ग्रिड एक तरफ। अगर आप इनको काउंट कर लें 8, 20 और 28 कितना बनेगा, अराउंड 54। तो 50 से 56 नंबर का एरिया सिर्फ इन 3 में से आता है, कंफर्म। 50 में से 56 नंबर जो हैं वो सिर्फ इन 3 एरियाज़ में से आते हैं, ये 100% कन्फर्म है। तो भाई जब आपको मैं आज डे 1 पे बता रहा हूँ कि आपके 56 नंबर यहाँ से आने हैं, तो आपका यही एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। होता क्या है, आप लोगों का यही एरिया वीक होता है। जो बच्चा टैक्स में फ़ेल होता है, कभी आप उससे पूछेंगे ना तुम्हें क्या नहीं आता था, या मुझे सेल्स टैक्स नहीं आता था, या मुझे बिज़नेस जो है वो नहीं आता था, वो आपको ये कह देगा बच्चा, वो हमेशा आपको ये कहेगा। और ये इतने बेवकूफ़ है, जब आपको आज डे 1 पे, आप डे 1 है आपका, जब आपको आज ही बता दिया गया कि भाई इसमें से आपका 50 नंबर आने ही आने हैं, और अगर आपको यही तैयार नहीं है तो आप पेपर क्या पास करेंगे। तो ये है आपका पास करने का की। तो हमने अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करना ही सेल्स टैक्स से। लाइक आज 27, कल आज 26 है, 28 को छुट्टी होगी आई गेस 11 यौम तकबीर की। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी वो 29 मई को होगी। आई गेस कल क्लास नहीं है बिकॉज परसों जो छुट्टी हो जाएगी। डैट्स वाई अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा अभी तो बीच में हमें फिर एक दिन का डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, हमारी वो कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी। तो हमारा लेक्चर शुरू होगा, वो कब शुरू होगा, 29 मई को। हमने करना क्या है, हम सबसे पहले करेंगे सेल्स टैक्स, और ये कोशिश होगी कि ईद तक या ईद के फ़ौरन बाद हमारा सेल्स टैक्स जो है वो ख़त्म हो जाए। यू कैन से डैट हमारा टारगेट होगा कि हम अप टू 15 जून जो है, या अगर विद प्रैक्टिस गए तो 20 जून हमने क्या करना है, अपना सेल्स टैक्स ख़त्म करना है, जिसका मतलब क्या होगा, हमारा 30% ऑफ सिलेबस जो है वो डन हो जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद हम क्या करेंगे, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस शुरू करेंगे। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, बाकी एरियाज़ के ऊपर जो है हम आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लेके चलेंगे। सिलेबस हमारा इंशाल्लाह 10 अगस्त तक जो है हम वाइंड अप करेंगे। अब 10 अगस्त का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो रिवीजन का टाइम होगा वो अगस्त के बाद होगा। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही सजेशन है कि भाई रोज़ का काम रोज़ करो, अगस्त के लिए कोई चीज़ आपने पेंडिंग नहीं रखनी। रोज़ का काम रोज़ करना है, और आपने अगस्त के लिए कोई भी चीज़ जो है वो आपने पेंडिंग नहीं रखनी। आपको प्री रिक्विजिट क्या है टैक्स पास करने के लिए, एक चाहिए रजिस्टर जो सिर्फ टैक्स का हो। वो ना हो कि यहाँ पे आपने R1 किया है, अगले पे टैक्स किया हो फिर बी लॉ किया, ऐसा ना कीजिएगा। एक रखें रजिस्टर जो टैक्स का हो, और एक कैलकुलेटर चाहिए, और एक बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, जिसमें से आपने लिखना है, जिस पे सारा आपने पढ़ना है। आप मुझे बस श्योरिटी दे दें इस चीज़ की कि जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि आप रेगुलर हैं, आप रोज़ का काम अगर रोज़ कर रहे हैं ना, मैं आपको रिटर्न श्योरिटी दे देता हूँ, आपका टैक्स का पेपर पास हो जाएगा। आप लिखवा लें मेरे से, रिटर्न श्योरिटी है कि आपका टैक्स का पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बस आपने करना क्या है, रोज़ का काम रोज़ करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम अब मिलेंगे 29 मई को, और 29 मई को हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स। हम वो नहीं करेंगे कि ये पहले हम बेसिक्स डिस्कस करते हैं। ये जो ग्रिड ए है ना आपका, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, बिकॉज ये प्योर आपका जर्नल नॉलेज बेस्ड है। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, तो ये मैं आपको रिकॉर्डेड वे में प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको आज ही इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो करके आई गेस ईद की हॉलीडेज़ में या वीकेंड्स के ऊपर जो है मैं चैप्टर देता जाऊंगा आपको, आप इसको तैयार करेंगे, हम इसका टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे, बट ये हम करेंगे रिकॉर्डेड वे में, बिकॉज उसके ऊपर हम टाइम इतना वेस्ट नहीं करेंगे कि भाईजान दिस इज़ डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम पर लगाएंगे, व्हाट इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, एडम स्मिथ ने क्या कहा था, वो आप पढ़ के आ चुके हुए हैं, आपने इकनॉमिक्स में पढ़ा होता है, आपने आईटीवी में डिस्कस किया होता है। तो ये जो 3 चैप्टर्स होंगे मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल कर दूंगा वीकेंड्स के बेसिस के ऊपर, तो आप उसको वहाँ पे कवर कीजिएगा। फिर हम उसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, उसमें इशू हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 29 मई से, और किससे करेंगे,
सेल्स टैक्स से करेंगे। आपका पेपर का आपको मैं आपका आई गेस डेट क्या है आखिरी एग्ज़ाम फॉर्म की सबमिशन की, किसी को पता है? जुलाई है ना मेरे ख्याल से, आई गेस जुलाई में है। आपका 20 जून को फ़ैसला खुद हो जाएगा कि आपका टैक्स का पेपर पास है या नहीं है। लाइक मैं कोई लाइक एज आ बड़े बोल नहीं बोल रहा या कोई प्राउडी मूवमेंट में नहीं कह रहा, लेकिन जिस दिन मैं आपका सेल टैक्स ख़त्म करूँगा ना, आप उस दिन ही कह देंगे कि हमारा टैक्स पेपर पास है। बिकॉज आपका पेपर फेल भी सेल टैक्स ने कराना है, आपका पेपर पास भी किसने कराना है? सेल टैक्स ने कराना है। तो इसलिए हम स्टार्ट ही किससे करेंगे? सेल टैक्स से करेंगे। तो हमने साथ साथ करना है और आपने भी साथ साथ करना है। आपने बस अपने पास अगस्त का मार्जिन नहीं रखना कि यार हम अगस्त में रिवाइज़ कर लेंगे। जो काम किया उसको रोज़ करते जाएं, जो प्रैक्टिस कही उसको रोज़ करते जाएं, आपका पेपर जो है वो 100% पास हो जाएगा। तो इसलिए हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? सेल टैक्स से करेंगे और हम 29 मई से करेंगे। गैस कल 27 है, कल नहीं होगी। अगर 28 को ऑफ ना हुआ तो फिर हम ग्रुप में कम्युनिकेट कर देंगे, फिर हम 28 को क्लास कर लेंगे। लेकिन फॉर श्योर मुझे यही लग रहा है कि 28 तारीख को गवर्नमेंट ने हॉलीडेज अनाउंस की हुई है, पब्लिक हॉलीडे, तो 28 को क्लास नहीं हो पाएगी। इसलिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 29 से करेंगे। सेल से स्टार्ट करेंगे, एक कंटिन्यूटी के साथ लेके चलेंगे और ईद से पहले पहले हम उसको डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, और ईद के बाद हम उसकी क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिस आउट कर रहे होंगे। तो आप नेक्स्ट 15 लेक्चर्स में आपका सेल्स टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका सेल टैक्स पूरा हो गया, आप उस दिन अपने नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं आपका टैक्स पेपर पास है। बिकॉज सेल टैक्स से फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे। तो अगले कोई 20 से 25 दिन में हमारा 50% ऑफ सिलेबस जो है वो डन हो जाएगा। सो आपने बस क्या रहना है? रेगुलर रहना है, रोज़ का काम रोज़ करना है। अगस्त के लिए कोई चीज़ पेंडिंग नहीं करनी। ये सब्जेक्ट आपका इंशाल्लाह पास हो जाएगा, ठीक है। और एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे, ये फिक्स है। जितना आपने वीक में पढ़ा आप उसका सैटरडे को टेस्ट देंगे, डेट्स इट। ये फॉर श्योर कंफर्म्ड बात है। जितना आपने पढ़ा है वीक में, आपने चाहे चैप्टर पूरा किया है, चाहे चैप्टर आपने हाफ किया है, चाहे आपने चैप्टर के 3 टॉपिक्स किए हैं, आप सैटरडे को उसका टेस्ट दिया करेंगे, अनलेस हम कोई एडजस्टमेंट उसमें नहीं करते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस तरह से अगर हम सैटरडे काउंट करेंगे तो आपके तकरीबन 12 के करीब टेस्ट बनेंगे, ये 11 के करीब टेस्ट बनेंगे फाइनल मॉक निकाल के 10 अगस्त तक जो आपने देने होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं 29 मई से। आपने अपना रजिस्टर जो सिर्फ टैक्स का हो, एक कैलकुलेटर और बुक लाजमी लेके आएगा, बिकॉज मैंने स्टार्ट ही सेल टैक्स से करना है। तो सेल्स टैक्स से स्टार्ट करना है, जिसमें से आपको कंफर्म 28 नंबर का पेपर आना ही आना है। तो आप उसको साथ साथ करें और आप अपना पेपर जो है वो पास करें और CA में कर लीजिएगा।